आदित्य का कन्फेशन सुन हर कोई चुप था। अपनी चुप्पी का हर किसी को वजह था। अब तिलक के प्रति ना ही पृथ्वी के अंदर कोई दया भाव दिख रही थी और नहीं आलोक के अंदर। आलोक तिलक का पक्ष कर रहा था क्योंकि वह आदित्य के द्वारा इतनी हैवानियत की उम्मीद नहीं कर रहा था। बाकी उसके नजर में ऐसे इंसान को मौत तो मिलनी चाहिए थी, पर आदित्य की हैवानियत देख वह अपनी बेटी आन्या के लिए डर रहा था। पर जब उसे पता चलता है कि वह उसकी ही बेटी का इंसाफ किया था, तो उनके दिल में अब कोई भी प्रकार का मलाल नहीं था। उन्होंने हमेशा आदित्य को आन्या की हालत का जिम्मेदार ठहराया था, जबकि वह ये बात अच्छे से जानते थे इसमें आदित्य की कोई गलती नहीं है। पर अपनी बेटी के साथ इतना कुछ बुरा होते देख ना चाहते हुए भी वह आदित्य को ही दोषी ठहराते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब आदित्य की दुश्मनी के वजह से ही था। ना ही आदित्य और तिलक के बीच दुश्मनी होती, नहीं तिलक कभी भी आन्या के साथ ऐसा करता। आलोक ये बात अच्छे से जानते थे कि तिलक आन्या को बहुत बुरी तरह से डराया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह डराने वाला इंसान ही उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद किया था। नहीं तो जो चीज आज हुआ था वह बहुत पहले वह कर चुके होते। उस इंसान की मौत लिख चुके होते जिन्होंने उनकी फूल जैसी बेटी के साथ ऐसा किया था। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी, जिन्होंने अपने उस गुड़िया के लिए तड़पते थे। भले ही वह अपने चेहरे पर कुछ नहीं दिखाते थे, पर वही बच्ची थी जिस समय सारिका के मौत के बाद उनकी एक सहारा बनी थी। क्योंकि आदित्य तो उनसे दूरी बढ़ गया था, पर एक शिवी ही और उसकी मासूमियत थी जिसके वजह से वह बिजी होकर जिंदगी को जीना शुरू किए थे। पर अचानक शिवी के गायब होने के बाद उनकी तो दुनिया फिर से बिखर चुकी थी। जैसे ही वह ये जाने कि उसका खुद का भाई शिवी के साथ ऐसी हरकत किया था, ये सोच भी उनका दम घुट रहा था। वही राघवेंद्र, जो अब तक इतना ज्यादा ब्लेम लगा रहे थे, वह शांत हो चुके थे। अब उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था, क्योंकि किसी भी बहन और किसी की बीवी के साथ अगर ऐसा होगा तो उससे भी ज्यादा बदतर हालत करने की कोशिश करेगा, फिर चाहे वह उसका खुद का भाई ही क्यों ना हो। उनके पास अब कोई शब्द नहीं रह गया था, सब अपने सोच में गुम थे। वही आदित्य अब हंसते हंसते अपनी आंखें बंद कर चुका था। अर्जुन, जिसे ये तो पता था कि शिवी को तिलक ने ही किडनैप करवाया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका भाई जिस लड़की को दिलो जान से प्यार करता है, वह लड़की के साथ इतना कुछ बुरा हो चुका है। ये सोच सोच ही उसका खून खौलने लगता है। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि काश तिलक जिंदा रहता तो वह अपने हाथों से उसे मारता। सबकी अपनी अपनी सोच थी। राघवेंद्र जी बिना कुछ बोले वहां से निकल जाते हैं, उनके अंदर अब बैठने तक की शक्ति नहीं थी। वह ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे उन्होंने सब कुछ बिखेर दिया, या फिर वह अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने अपने परिवार के प्रति तो कोई ध्यान ही नहीं दिया। उनके चले जाने के बाद पृथ्वी कुछ अपने सेंस में आता है। आज उसकी बेटी उसके सामने सुरक्षित थी, पर कैसे और कहां थी, ये पूछने का सही समय नहीं था। पर उन्हें आन्या के बारे में सुनते ही उनके दर्द और बढ़ जाता है। वह आलोक को देखते हैं, जिसके लिए उसकी बेटी दुनिया जहां थी। वह उनके पत्नी की, उसके प्यार की पहली निशानी थी, जिसे वह बिना सीने से लगाए कभी रहते नहीं थे। वह आज तक आन्या का ज्यादा चेहरा नहीं देखे थे, क्योंकि आन्या हूबहू मारिया के जैसे दिखती थी और वह मारिया के दिए धोखे दर्द से मारिया से नफरत कर बैठे थे। पर दिल में प्यार हमेशा और आज भी जिंदा था। पर उस नफरत को वह अपनी बेटी को नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए कभी भी वह अपने बेटी से नजर भर देखते नहीं थे। पर अपनी बेटी की यह हालत देख उनकी क्या हालत हुई होगी, यह सोच ही पृथ्वी का दिल कांप जाता है। वह जाकर आलोक को उठाता है। आलोक, जो न जाने किस दुनिया में खोया था, वह उठकर खड़ा होता है। आलोक को अपने कंधे पर हाथ महसूस होते ही वह नम आंखों से पृथ्वी को देखता है। आज उसे एक कंधा चाहिए था, जहां वह रो सके, जहां वह अपनी तकलीफ कह सके, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहां जाए। आलोक वहां से उठते हैं और बाहर निकल जाते हैं। आदित्य चुपचाप वैसे ही आंखें बंद किए हुए लेटा था। वीर और अर्जुन उसके दोनों कंधों पर हाथ रखते हैं, तो वह बिना देखे बोलता है, मैं ठीक हूं, तुम दोनों जाओ। कोई कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है, क्योंकि आदित्य को अकेले रहना था। वहीं नीचे राघवेंद्र जी को इतनी हताश तरीके से आते देख नीला जी परेशान हो जाती है और वह उठकर बोलती है, क्या हुआ राघव, आप ऐसे क्यों है। राघवेंद्र कुछ नहीं बोलता और अपने कमरे की तरफ चला जाता है, और उनके पीछे नीला। वहीं कुछ हालात पृथ्वी का भी ऐसा ही था। पृथ्वी को ऐसे देख सुधा और विभा एक दूसरे को देखते हैं। विभा भी उसके पीछे चली जाती है। आदित्य के बोले जाने के बाद ओमकार और सुमन वहां से जा चुके थे। रात काफी हो चली थी। वही आलोक, जो बाहर सुमन ढूंढने गए थे, अपने कमरे में जाते हैं तो उन्हें सुधा सोते हुए दिखती है। उनका दिल इतना बेचैन था कि अपना दर्द किसे कहे। वह सुधा से कुछ कहना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वह तो सुनते ही उसका दिल तड़प जाएगा। तभी उन्हें कुछ ख्याल आता है, पर वह अपने ख्यालों को दूर कर देते हैं। वह छत पर चले जाते हैं। छत पर जाने के बाद उन्हें महसूस होता है कि वहां कोई पहले से ही मौजूद है। छत पर काफी रोशनी थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आलोक मारिया को वहां खड़ा पाते हैं। वह ना चाहते हुए भी पास चले जाते हैं। वह अपने हाथों को उठाते हैं उसके कंधे पर रखने के लिए।
फिर नीचे कर देते हैं। फिर भी अपने हाथ को उठा वह उसके कंधे पर रखते हैं। उसके ऐसा करते ही मारिया अपने लाल आंखों से आलोक की तरफ घूमती है और आलोक के गाल पर खींच के एक तमाचा मारती है, या महसूस होते ही आलोक की गाल एक तरफ झुक जाते हैं। आलोक कुछ नहीं बोलते तो मारिया उनके दूसरे गाल पर एक चाटा और मारती है। यह महसूस होते ही आलोक की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मारिया आलोक का कॉलर पकड़कर रोते हुए बोलती है, मैं बुरी बीवी हूँ, मैं बुरी माँ हूँ। तो आप तो अच्छे थे ना? थे ना आप अच्छे? फिर कैसे कैसे मेरी बेटी के साथ यह सब कुछ होने दिया? ये कह मारिया रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज पूरा छत गूंज जाता है। वह आलोक के कॉलर को कसते हुए, एक जिम्मेदारी तो देकर गई थी आप पर, सिर्फ एक जिम्मेदारी उनको भी आप निभा नहीं पाए। हमेशा सिचुएशन से छुपते रहे तो क्यों मेरी बच्ची को छुपा नहीं पाए उन दरिंदों से? ये बोल मारिया उसके सीने पर मारने लगती है और वहीं पर रोते रोते बैठ जाती है। आलोक भी मारिया के पास बैठ जाते हैं। मारिया सब कुछ कहती रहती है पर आलोक कुछ भी नहीं कहते। मारिया टेरेस से सर लगाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। आखिर वह अपना दर्द सिर्फ इसी इंसान के साथ तो बाहर निकाल पाती थी, नहीं तो दुनिया के सामने तो उसका वह रौद्र रूप ही था। आखिर इसी इंसान के आगे तो वह एक औरत बनती थी। इतने साल तक उसने जो अपने आंसू संभाल के रखे थे वह आखिर सब कह ही डाले। जब उसने पहली बार अपनी बेटी के बारे में सुना था कि उसके साथ क्या हुआ है, तो उसका दिल किया कि उन सभी का बोटी बोटी काट डाले। और जब उसने अपने बेटी को फिर से मरते हुए देखा कि उसने सुसाइड की है, तो उसका ही आत्मा जानता था कि वह कैसे तड़प रही थी। आखिर अपनी बेटी की हालत नहीं देख पाए और खुद को उन आतंकवादियों से छुड़ा यहाँ पर चली आई, ताकि वह अपनी बेटी के आगे पीछे रहकर उसे प्रोटेक्ट करेगी। पर उसे एक मलाल रह गया कि उसकी बेटी प्रोटेक्ट नहीं रखा पाए। आलोक उसके पास बैठ जाते हैं और उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाते हैं तो मारिया उसका हाथ झटक देती है। यह महसूस होते ही फिर से आलोक अपनी हाथ बढ़ाते हैं तो मारिया फिर से हाथ झटक देती है। ये देख आलोक मारिया की गोदी में जाकर लेट जाता है और उसकी कमर को पकड़ अपना मुंह छुपा लेता है। मारिया उसे छुड़ाने की कोशिश करती है पर आलोक नहीं छोड़ता, और आलोक आज मारिया के सामने कमजोर पड़ जाता है और रोने लगता है। अब जो उसका दर्द था जब से उसकी बच्ची के साथ यह सब हुआ था, उसने उस समय तो आन्या ने अपनी याददाश्त खो दी थी, पर एक माँ बाप होने के नाते सुधा और आलोक ने अपने आंसुओं का गला घोट दिया था, क्योंकि वह अपनी सेंसिटिव बेटी के आगे कुछ नहीं कहना चाहते थे। पर आज आज आलोक के आंसू रुक नहीं रहे थे। एक लड़की के साथ जितना ही इस हादसे से दर्द होता है उतना ही एक माँ बाप का दिल तड़पता है। वह माँ जिसने 9 महीना को कोख में रखकर कितनी मुश्किल से उस बच्ची को पैदा की हो, वह माँ जो उसे इतना बड़ा किया हो, वह बाप जो उसे चलना से लेकर उसे इस काबिल बनाया हो। अगर उसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो तो उसकी जिंदगी के साथ साथ माँ बाप की जिंदगी भी बिखर जाती है। मारिया गुस्से में आलोक को ढकेलती रह जाती है पर आलोक उसे नहीं छोड़ता। थककर वह भी अपना सर आलोक के सिर पर रख देती है और रोने लगती है। वही सुधा जो आलोक के कमरे में आने से ही वह जाग चुकी थी। आलोक को परेशानी से कहीं जाते देख वह भी उसके पीछे जाती है, पर उन दोनों को इतना तड़पकर रोते देख वह वहीं पर रुक जाती है। और आन्या की बात आते ही उसके सामने वह दृश्य आ जाता है जब उसने आन्या को उस हालत में देखा था। ये देखते ही वह अपने दिल पर हाथ रख वही सीढ़ियों पर बैठकर अपने मुंह पर हाथ रख रोने लगती है। आखिर सुधा से ज्यादा वह तकलीफ कौन देख सकता है, जिसे खुद अपनी बेटी का इलाज किया हो। वह माँ जो एक डॉक्टर के रूप में एक माँ थी, उसकी क्या स्थिति रही होगी, पर आज वह खुद को संभालती है क्योंकि आज वह दोनों एक दूसरे के साथ थे। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन जो न जाने कितने समय से आन्या को हमेशा ब्लेम करता रहता था, आन्या की तकलीफों को सुनता था, तो उसके दिल में दर्द उठ जाता है। वह प्रिया के रूम का दरवाजा खटखटाता है, जहां पर शिवी और प्रिया दोनों ही रुके थे। शिवी दरवाजा खोलती है तो अर्जुन को ऐसे देख वह समझ नहीं पाती। तभी शिवी परेशान होते हुए, क्या हुआ भाई? अर्जुन उसको अपने गले से लगा लेता है। शिवी को तो कुछ समझ नहीं आता। लगभग 2 मिनट बाद वॉशरूम से जो प्रिया आती है, जिसने इस समय ग्रीन रंग का सूट प्लाजो पहना हुआ था। नई नवेली दुल्हन तो लग रही थी, पर घर के माहौल से सब कुछ बिगड़ा हुआ था। अर्जुन जैसे ही उसे देखता है तो अर्जुन शिवी से कहता है, शिवी मैं प्रिया के साथ कुछ टाइम रहना चाहता हूँ। ये सुनते ही शिवी भी कोई जवाब नहीं देती और वह हाँ में सिर हिलाकर बोलती है, भाई मैं आपके रूम में जाती हूँ। ये कह वह चली जाती है, क्योंकि उसे इतना तो पता था कि भाई उसकी तकलीफ में है। अर्जुन दरवाजा बंद कर देता है तो प्रिया उसके पास आते हुए, अर्जुन क्या हुआ, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है? अर्जुन कुछ नहीं कहता और प्रिया के गले लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ वीर कीर्ति को अपनी गोद में सुला रहा था। कीर्ति काफी ज्यादा घबराई थी। कीर्ति भले ही मन से मजबूत थी, पर दिल से वह काफी ज्यादा कमजोर थी। वह वीर के बाहों में सिमटी हुई थी। उसे एक अजीब सा डर भी लग रहा था, क्योंकि उसके आंखों के सामने ही तो इतना कुछ हुआ है। आखिर आन्या ने जो झेला था, उसके साथ साथ मानसिक रूप में कीर्ति ने भी उसे दर्द को झेला था। एक छोटी सी उम्र में ही उसने अपनी बहन को संभाला है।
ये सब सोच सोच ही कीर्ति को उसे वह समय याद आता है जब उसने आर्या की वह हाल देखा था। वह वीर को और जोर से पकड़ लेती है तो वीर उसे अपनी बाहों में समेट बोलता है, शांत हो जाओ, मैं हूं। वही आदित्य जब अपने कमरे में जाता है तो आन्या को अपनी फेवरेट जगह पर पाता है जो हमेशा ही वह झूले पर बैठा करती थी। आदित्य जब वहां पर जाता है तो आन्या को वहां पर बैठा देख वह दीवार से लग उसे देखने लगता है। आन्या ने इस समय अपनी नाइटी पहने बैठी हुई थी, उसके बाल खुले थे जो हवा में लहरा रहे थे। वह खुद को समेटे एक टक चांद को देख रही थी। वहीं आन्या को जब किसी की आहट महसूस होती है तो वह नजरें घुमा आदित्य को देखने लगती है। आदित्य को अपने को इस तरह देखता देख वह आदित्य को इशारा करती है, जैसे पूछ रही हो क्या हुआ। आदित्य ना में सिर हिलाता है और आन्या के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसे गोद में उठा लेता है। आन्या अपने हाथ आदित्य के गर्दन में लपेट लेती है तो आदित्य उसे बिस्तर पर बैठाता है। आन्या आदित्य को ही देख रही थी। आदित्य नाइट बल्ब जला आन्या की गोद में अपना सिर रख अपना चेहरा उसके पेट में छुपा लेता है। यह महसूस होते ही आन्या के हाथ उसके बालों में चले जाते हैं। आज उसे फिर महसूस होता है कि आदित्य तकलीफ में है। यह महसूस होते ही वह उसके बालों में अपने हाथ चलाने लगती है और खुद भी अपना सर बेड के हेड से टिका देती है। वही विभा को पृथ्वी इस समय अपने गोद में लिए लेटे हुए थे। विभा उनके सीने से लगी हुई थी। उसकी आंखें नम थी। पृथ्वी जब अंदर आता है तो विभा उसके ऐसी हालत देख परेशान हो जाती है। उसके पूछने पर पृथ्वी उसे सब बता देता है, सिर्फ आन्या की बात छोड़कर और आदित्य का तिलक को मारना छोड़कर। वह शिवी के बारे में बताता है कि शिवी का किडनैप तिलक ने करवाया था। ये सुन विभा के अंदर अपनी बेटी को इतने साल बिछड़ने की वजह जान जाती है और उसे काफी तकलीफ होती है कि उसने इन सब का जिम्मेदार आदित्य को ठहराया। विभा पृथ्वी के सीने से लगे हुए ही बोलती है, पृथ्वी पृथ्वी हूं। तो विभा बोलती है, मैं अपने परिवार को एक चाहती हूँ। अपनी की गलतियों से मैं सच में आदित्य को एक माँ का प्यार देना चाहती हूँ, पर कैसी मुझे समझ नहीं आ रहा। पृथ्वी विभा को देखने लगती है तो पृथ्वी उनको देखते हुए उनके माथे को चूमते हुए, सब ठीक हो जाएगा, ये कह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो विभा भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। आज हर किसी की जिंदगी में एक अलग ही तूफान आया हुआ था। शायद जो तूफान अंदर तक दबी हुई थी हर किसी के सामने वह पूरी तरह से खुल चुकी थी। पर आने वाले दिन में एक नया तूफान रखा था, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। आन्या सुबह उठ चुकी थी जैसा कि आदित्य ने बहुत पहले आन्या को खुद का कपड़े के लिए कहा था। तो आन्या आदित्य के कपड़े खुद अपने हाथों से घुलती थी। अब तो उसे अच्छा भी लगता था और उसकी आदत भी हो चुकी थी। वह कपड़े सुखाने के लिए जैसे ही छत पर जाती है वैसे ही सामने का नजारा देख जोर से बोलता है, पापा, माया आंटी, ये आप क्या कर रहे हैं दोनों। आन्या जब सुबह उठती है तो आदित्य कमरे में नहीं रहता है। वह उठकर बाथरूम जाती है तो आदित्य की हमेशा की तरह यहाँ पर कपड़े टंगे थे। आदित्य को आन्या से अपने कपड़े डलवाना बहुत पसंद था। शायद वह किसी की याद में ऐसा करवाता था। वहीं आन्या को तो पहले गुस्सा आता था, पर बाद में धीरे धीरे उसे ये काम करना आदित्य के लिए पसंद आने लगा था। वह कपड़े सुखाने हमेशा की तरह छत पर जाती है तो छत पर सामने का नजारा देख हैरान हो जाती है। सामने आलोक और मारिया एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को पकड़ छत की रेलिंग से लगकर लेटे हुए थे। ये देख आन्या की आंख बड़ी हो जाती है और चेहरे पर गुस्सा। हालांकि मारिया का चेहरा उसे दिख नहीं रहा था क्योंकि आलोक के सीने में उसका चेहरा छुपा हुआ था और बाल उसके ऊपर बिखरा था। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। आन्या जोर से चिल्लाती है, पापा, माया आंटी, यह आप क्या कर रहे हैं। ये सुनते ही और इतनी तेज आवाज सुन माया और आलोक दोनों की ही आंख खुल जाती है। माया जैसे ही सामने आन्या को देखती है वह तुरंत अपने घूंघट को खींच अपना चेहरा ढक लेती है। वही आलोक आन्या को देख हड़बड़ा जाते हैं। ऐसा नहीं था कि उन्हें किसी का डर था, पर बात ये थी अचानक आन्या के सामने ऐसा कुछ आएगा तो वह क्या जवाब देंगे। और वही आन्या दोनों को घूर रही थी और वह अपना कपड़ा छोड़ मारिया का हाथ पकड़ खींचकर नीचे ले जाने लगती है। नीचे सभी लोग इस समय हाल में आ रहे थे। कीर्ति पूजा की तैयारी कर रही थी। तभी सीढ़ियों से आन्या को ऐसे हड़बड़ाहट में उतरते देख सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। वही आलोक पीछे से उतरता है। तभी आन्या सुधा के पास जाते हुए बोलती है, माँ, आपको पता है पापा छत पर क्या कर रहे थे। ये सुनते ही सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। वही वीर और आदित्य जो अपने रेगुलर जिम से वापस आ रहे थे वह ऊपर छत से ही नीचे झांकने लगते हैं। तभी आन्या हैरानी जताते हुए, ये दोनों एकदम पास एक दूसरे के साथ सोए थे। ये सुन सभी हैरानी से उन दोनों को देखने लगते हैं। वही आदित्य और वीर एक दूसरे को देखते हैं तो आदित्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। आन्या सुधा का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, माँ, पापा आपको चीट कर रहे हैं, आपके पीछे ये दूसरे के साथ अफेयर चला रहे हैं। ये बात जैसे भी कीर्ति सुनती है वह भी आकर हैरानी से खड़ी हो जाती है। तभी पृथ्वी आलोक के पास आते हुए, क्या आलोक, आखिर भाभी में कभी क्या रह गई थी कि तू दूसरे से चक्कर चलाने लगा। ये सुनते ही आलोक उसे घूरने लगता है। तभी दादी माया की तरफ देखते हुए, माया बेटा ये सब क्या है, आन्या क्या कह रही है।
ये सुनते ही माया को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर वह क्या कहे। तभी आन्या गुस्से में बोलती है, माया आंटी, आपको इस घर में रहने की जगह दी गई क्योंकि आप बेसहारा थे, तो आपने यहाँ पर मेरे ही पापा को फंसाने चली। शर्म आनी चाहिए आपको। ये सुनते ही मारिया के हाथ गुस्से से मुट्ठी में बन जाते हैं। वही सुधा आन्या से कहती है, आन्या शांत हो जाओ, तुम पहले पैनिक मत करो और पहले बात सुनो और समझो। तभी आन्या हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए, माना आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके पति किसी और के साथ में और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और आप नहीं जानते हैं, ऐसी औरतें इसलिए ऐसे घर में आती ही है ताकि वह सबके पति को फंसाकर अपनी गृहस्थी जीवन बनाकर सभी की बसी बसाई जिंदगी बर्बाद कर सके। वह इसके आगे कुछ कह पाती कि आन्या उसके गाल पर एक जोर से चांटा पड़ता है। यह कोई और नहीं, सुधा ने मारा था। सुधा चिल्लाते हुए, आन्या बस करो, कितनी बार तुम्हें कहूं कि इसके आगे मत कुछ बोलो, पर तुम्हें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आन्या नम आंखों से सुधा को देखने लगती है क्योंकि यह पहली बार था जब सुधा ने उसके ऊपर हाथ उठाया था। कीर्ति जाकर आन्या को पकड़ लेती है। वही आदित्य जो अब तक सारे मोमेंट्स को एंजॉय कर रहा था, अब उसकी हंसी रुक जाती है। तभी लगभग सभी लोग वहां आ जाते हैं। आदित्य वीर को कुछ इशारा करता है तो वीर एक मैसेज करता है। वह मैसेज रोहन, जो शोर सुनकर बाहर आया था, उसके ऊपर जाता है। वह मैसेज पर बिना कुछ बोले वह सभी नौकरों को वहां से जाने को बोलता है जो साफ सफाई में लगे हुए थे। आन्या रोते हुए, माँ आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने तो आप ही के लिए। तभी सुधा बोलती है, पति पत्नी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तभी आन्या बदहवास में, माँ पति पत्नी साथ में रह सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि कोई और किसी के साथ रहे। तभी सुधा उससे बोलती है, आन्या शायद तुमने मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना। ये बोल वह आन्या को उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, मैंने बोला पति पत्नी एक साथ रह सकते हैं। ये सुनते ही वहां पर सभी हैरान हो जाते हैं और आन्या और किर्त भी हैरानी से उनको देखने लगते हैं। मरिया, जो बहुत पहले ही जान चुकी थी कि सुधा को उसे पर शक हो चुका है, क्योंकि वह दोनों बहनें थी जो एक दूसरे के साथ न जाने कितने सालों से रही थी, अगर एक दूसरे को नहीं पहचान पाए तो फिर उनका प्रेम ही क्या। पर वह फिर भी अपनी असलियत इतनी आसानी से नहीं आने देना चाहती थी। तभी माया आगे बढ़ते हुए बोलती है, सुधा। वह इसके आगे कुछ कह पाती कि सुधा चिल्लाते हुए बोलती है, बस करिए दी, बस करिए, कितना घूंघट में छिपेंगी और अपने ही घर में कब तक सबके लिए बलिदान देती रहेंगी? कब तक अपने इस परिवार के लिए कितनी सुनेंगे? आज तो आपकी खुद की बेटी आपके लिए ये सब बोल रही है और आप अभी भी सब में छुपाना चाहती हैं। ताकि आलोक आगे आते हुए, सुधा ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तभी सुधा हंसते हुए, बस कीजिए आलोक, कितनी नफरत के आड़ में खुद को घुटते रहने देना चाहते हैं? अब बस करिए, सभी की एक उम्र तो बीत चुकी है। हमारी कम से कम अब बची हुई जिंदगी को तो हमें जी लेना चाहिए। दी की अब बची हुई जिंदगी भी इनकी घूंघट में बीत जाए, आपकी नफरत में बीत जाए, मेरी अपने प्यार के पास न रहने से बीत जाए। आखिर कब तक हम दूसरों के लिए खुद की जिंदगी को बर्बाद करेंगे? शायद भगवान भी चाहते हैं कि आज ये सबको पता चले और हम अपनी जिंदगी को जिए आए। आन्या को कुछ समझ नहीं आता कि यह हो क्या रहा है। अब तो वह अपने गालों के दर्द को भूलकर सुधा की तरफ ही देखने लगी थी। आन्या बोलती है, माँ अब किसकी और कैसी जिंदगी की बात कर रही है? और कौन? तभी सुधा बोलती है, मैं उस इंसान की बात कर रही हूं जिसने तुम्हारे लिए बहुत अग्नि परीक्षा दी है। आन्या हैरानी से पर बोली, किसकी, कौन? तभी सुधा मारिया की तरफ इशारा करते हुए, तुम्हारी माँ के बारे में। ये सुनते ही आन्या को जैसे धक्का लगता है, वह एक कदम पीछे होकर हैरानी से देखने लगती है और बोलती है, माँ आप कहना क्या चाहती है? तभी सुधा आगे बढ़कर मारिया के घूंघट को उसके चेहरे पर से हटा देती है। ये होते ही मारिया का चेहरा सबके सामने था। वही मारिया जिसके अंदर आज पहली बार एक हिचक आ जाती है, वह अपनी आंखें खोल सामने देखती है तो उसकी बेटी आंखों में आंसू भरोसे ही देख रही थी। तभी सुधा बोलती है, ये है तुम्हारी माँ मारिया कपूर, तुम्हारी लीगल माँ, और तुम्हारे पापा और ये एक दूसरे के साथ थे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आन्या तो सिर्फ मारिया को देखे जा रही थी और वहीं पर सारा परिवार भी। सुधा कुछ और कह पाती कि आन्या अपने कदम पीछे लेती है और भागते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वही मारिया का घूंघट खुल जाने से हर कोई मारिया को देख सकता था। सवाल सबके मन में थे। तभी दादी आलोक से पूछती है आलोक, पर आलोक कुछ नहीं कहता और वह वहां से चला जाता है। पृथ्वी के दिल में बहुत सारे सवाल थे जिसे सिर्फ वह आलोक बता सकता था और वह उसके पीछे चला जाता है। वही दादी माया को अपने पास बैठी है और सुधा से पूछती है, सुधा ये सब क्या है, क्या आप हमें कुछ बताएंगे? मारिया कुछ कह पाती कि सुधा बोलती है, माँ ये बात तो आप सभी को पता था कि आन्या की माँ मेरी बड़ी बहन की बेटी है। तो मेरी बड़ी बहन यह है, इनका एक्सीडेंट हो गया था और इन्हें हर किसी ने मरा हुआ समझा था। पर बहुत लंबे समय के बाद यह उस एक्सीडेंट के बाद कोमा में चली गई थी, जिससे अब जाकर यह उठी तो हम सभी को खोजते हुए यहाँ आए।
पर हम सभी परिवार को एक देख इन्होंने परिवार के साथ रहना मंजूर समझा पर अपना चेहरा दिखा हम सभी को दूर करना नहीं चाहती थी। मारिया साफ देख पा रही थी कि सुधा साफ और शब्द लहेज में झूठ बोल रही है। पर झूठ क्यों बोल रही है ये बात मारिया भी जानती थी, क्योंकि मारिया की आइडेंटिटी किसी को बताने लायक नहीं थी कि वह एक माफिया लीडर है, वह एक खूनी है। आदित्य आन्या को अपने कमरे में जाते देख आदित्य भी उसके पीछे चला जाता है। वही कीर्ति सुधा के पास चली जाती है तो सुधा बोलती है, बेटा हम आपके सारे सवालों को जवाब देंगे पर अभी नहीं। कीर्त हाँ मैं सर हिला देती है। वहीं आन्या अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी और खुद के चेहरे को देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी जन्म देने वाली माँ इतने समय से उसके पास थी। आन्या जब भी उनके साथ रहती थी तो उसे एक अलग फीलिंग तो आती थी, पर वह हमेशा उस चीज को ध्यान नहीं देती थी। और आज उनका चेहरा देख उसके मन में एक अजीब सी कसमकस हो गई थी। वही आदित्य जब अंदर आता है तो आन्या आदित्य को देख जाकर उसके गले लग जाती है। उसके ऐसा करते ही आदित्य उसके सर को सहलाने लगता है। कुछ देर तक आन्या वैसे ही रहती है, फिर आन्या आदित्य को देखते हुए, क्या आपको ये सब पता था? आदित्य सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है तो आन्या बोलती है, फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आदित्य उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, तुम्हें बताने से ज्यादा तुम्हारे पापा और माँ के बीच की टेंशन भी कम करना था। जब दोनों एक दूसरे के पास आते तभी यह सब कुछ जानना जरूरी था। आन्या रोते हुए बोलती है, आज हमने उनको कितना बुरा भला कहा। आदित्य उसके माथे को चूमते हुए, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं कहा, तुम बस अपनी माँ के लिए वॉरिड थी। तभी आन्या रोते हुए, पर मैं अभी भी माँ के लिए चिंता में हूँ। ये सुन आदित्य मुस्कुराते हुए उसकी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें सारा सच पता चल जाएगा और तुम्हें अपनी माँ से बात करना चाहिए। ये सुन आन्या उसे देखते हुए, पर कैसे? तभी आदित्य, जैसे इतना दिन माया आंटी समझकर बात कर रही थी वैसे ही आन्या बनकर बात कर लो। पर यह नहीं हो पाएगा, मुझे आदत नहीं है। आय तब पे बड़ी ई की मात्रा आधा पे छोटी ई की मात्रा आधा तय बोलता है, एक बात हमेशा याद रखना आन्या, शायद तुम्हारे पास तुम्हारी प्यार देने वाली माँ थी, पर उस माँ के पास ना ही उसका पति नहीं उसकी बच्ची थी। सिचुएशन क्या हो सकती है वह तुम सोच भी नहीं पाओगी। बस तुम इतना जान जाओ, अगर तुम और तुम्हारा परिवार और हमारा परिवार यदि इस समय खड़ा है तो तुम्हारी माँ के बलिदान की वजह से। आन्या ये सुन उसके गले लग जाती है पर उससे कुछ नहीं पूछती। वही एक तरफ यदि माँ बेटी परिवार का मिलन हो रहा था, सभी के मन से एक दूसरे के प्रति मलाल निकल रही थी, तो वही आशिमा और अधीरा के बीच तनाव का माहौल मिला था। अधीरा जो सोफे पर बैठे तब से एप्पल खा रहा था, आज उसे देख आशिमा हॉल में आती है। कितने दिन से अधीर वहां पर नहीं था। आशिमा जैसे ही नीचे आती है वह अधीरा को इस तरह बैठे देख गुस्से में चढ़ जाती है और वह अधीरा से बोलती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अधीरा बोलता है, बोलो, और फिर सामने टीवी पर देखने लगता है। तभी आशिमा गुस्से में बोलती है, अधीराज मुझे तुमसे कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट बात करनी है। अधीरा बोलता है, मैं सुन रहा हूं। उसको इस तरफ बिहेव करता देख आशिमा को एप्पल को छीनकर जोर से पटक देती है। उसके ऐसा करते ही अधीरा को गुस्सा चढ़ जाता है। तभी आशिमा उसके पास जा उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलती है, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, ये बात तुम्हें सुनाई नहीं देती है। तभी अधीरा एक बार अपने कॉलर को देखता है और फिर आशिमा को, और एक झटके से आशिमा के कॉलर को हाथ को हटाकर उसे अपने पास खींचकर उसके दोनों हाथों को बड़े ही बेदर्दी से पीछे कर देता है, जिससे आशिमा को दर्द होने लगता है। वह उसके पास झुकते हुए, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई मेरे कॉलर पर हाथ रखे। मैंने तुम्हें इजाजत दी है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम ये हरकत अपनाओ। ये सुनते ही आशिमा की आंखों से आंसू आ जाता है और वह बोलती है, अगर तुमने मुझे इतनी ही इजाजत दी है तो मुझे सच सच बताओ, क्या तिलक के मारने में तुम्हारा हाथ है? ये सुनते ही अधीरा के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। उसकी स्माइल देख आशिमा के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और उसके आंखों से आंसू आने लगता है। तभी अधीरा बोलता है, उसे मैं मार तो नहीं पाया, पर उसे उस हाल में पहुंचने वाला मैं हूं। ये सुनते ही आशिमा डर से कांप जाती है। वह अधीरा को देखते हुए दर्द में बोलती है, अधीरा तुम हैवान हो। हैवान किसी इंसान की ऐसी हालत कैसे कर सकते हो? तो तभी अधीरा उसके चेहरे को पकड़ अपने और पास करते हुए, मैं उससे भी ज्यादा उसकी बुरी हालत कर सकता हूँ। ये बोल वह आशिमा को देखने लगता है। आशिमा ने इस समय ब्लू कलर की साड़ी को कैरी किया हुआ था, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर। ये देख अधीरा का हाथ धीरे धीरे छूटने लगता है और उसके हाथ उसके कमर पर जाकर उसे अपने पास खींच लेते हैं। अधीरा जैसे उसके होठों के करीब बढ़ता है वैसे ही आशिमा उसे धक्का देकर अपने कमरे में भाग जाती है। ये देख अधीर को गुस्सा चढ़ जाता है। तभी आशिमा दौड़ते हुए अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती है और वही दरवाजे से अलग कर रोने लगती है। वह रोते हुए बोलती है, कितनी जल्लाद इंसान से मैं शादी किया है, ऐसा जल्लाद जिसके हाथ भी कांपते हैं। किसी को ऐसा दर्द देने में काफी देर तक वह रोती रहती है, फिर अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए, पर अधीरा तुम्हें नहीं पता कि मैं भी इंसाफ के लिए लड़ती हूँ, चाहे वह इंसान जैसा भी हो, पर मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगी। यह बोल वह किसी को फोन करती है।
उधर से कोई फोन रिसीव करता है तो आशिमा बोलती है, राघव तुम्हें उस लाश के खिलाफ सबूत और फिर कार्यवाही करना था ना, मुझे सबूत मिल चुका है और मैं आ रही हूं, यह बोल कॉल कट कर देती है। शाम का वक्त, सभी इस समय हाल में बैठे हुए थे। अब मारिया ने अपना चेहरा नहीं ढका था, क्योंकि लगभग घर के सभी लोगों को पता चल चुका था। तो उसके सिर ढकने का कोई राज नहीं था और सबसे बड़ी बात, लगभग दुश्मनों को भी पता चल चुका था कि वह अपनी फैमिली के पास जा चुकी है। वहीं आन्या, जो अब तक खुद को संभाल चुकी थी क्योंकि इतना बड़ा सच उसके सामने अचानक आया कि वह समझ नहीं पाई कि वह कैसे रिएक्ट करे। आज तक उसे कभी माँ के प्यार की कमी महसूस ही नहीं हुई कि उसे अपनी माँ की याद आए। अब अचानक उसके माँ का सामने आना, बहुत सारे सवाल थे, पर वह कुछ पूछ नहीं पाती। आदित्य अब तक ऑफिस जा चुका था, वही राघवेंद्र जी भी अब तक खुद को नॉर्मल कर चुके थे। तभी घर का बेल बजता है, तो कीर्ति जाकर दरवाजा खोलती है तो वहां पर खड़े इंसान को देख वह साइड हट जाती है। वहां पर जानवी, केडी और आशिमा तीनों ही मौजूद थे। केडी को भी यह बात पता चल चुकी थी क्योंकि सुधा ने उन्हें फोन कर बुला लिया था, क्योंकि अब वह अपने परिवार, जो कि कुछ ही बचा था, उसे अब दूर नहीं देख सकती थी। आए केडी जब सामने मारिया को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती है। मारिया उठकर खड़ी हो जाती है। केडी उसके पास जाता है और उसके सिर पर हाथ रख उसे अपने गले लगा लेता है। उसके आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है। आखिर अपने इसी बहन को खोजने के लिए, अपने बचे परिवार को जिंदा रखने के लिए उसने अपने हाथों में बंदूक और पावर हासिल करने के लिए इल्लीगल काम भी किया, क्योंकि उसे बड़ा बनना था। पर वह अपनी बहन को खोज नहीं पाया जो उसकी जान थी। एक बहन को तो बंदूक के नोक पर आलोक के साथ बांध दिया, पर उस बहन को खोजने के लिए उसने हर कोशिश की, क्योंकि उसे विश्वास था कि मारिया को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो खुद मौत की देवी हो उसे कौन मौत दे सकता है। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही रहते हैं। मारिया की आंखों से एक बहुत आंसू गिर जाता है, पर वह कुछ नहीं कहती, शायद वह अपने इमोशंस इतनी जल्दी किसी और के सामने नहीं ला पाती थी। तभी दादाजी बोलते हैं, अब आप सभी शाम तक रुकिए और डिनर करके ही जाएगा। सभी हाँ में सिर हिलाते हैं। तभी पृथ्वी और आलोक भी वापस आ चुके थे। आज माहौल ही कुछ अलग था। सभी के मन में बहुत सारे सवाल थे, सुधा को लेकर और मारिया को लेकर। आखिर थी तो दोनों ही उनकी पत्नियां। वहीं आन्या भी अपने कमरे से बाहर आती है तो सभी को इकट्ठा देखती है। उसने भी खुद को संभाल चुका था। वह नीचे आती है तो किचन में चली जाती है, जहां कीर्ति आशिमा सभी के लिए डिनर रेडी कर रही थी। वह भी जाकर उन सभी की हेल्प करने लगती है। मारिया आन्या से बहुत बातें करना चाहती थी, पर उसे इस समय समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी सुधा मारिया के हाथों पर हाथ रख उसे इशारा करती है तो मारिया उठकर किचन में चली जाती है। किचन में मारिया को आते देख आशिमा और कीर्ति एक दूसरे को देखते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तभी मारिया एक गहरी सांस लेकर आन्या के कंधे पर हाथ रखती है, तो आन्या की आंखों से फिर से एक बूंद आंसू लुढ़क जाता है। मारिया बोलती है, क्या तुम मुझसे कोई बात नहीं करना चाहोगी? मारिया ना समझकर, माया आंटी समझकर बात कर लो, ये बोल उसका गला भर्रा जाता है। आन्या रुवासी आवाज में बोलती है, सॉरी मैंने आपके साथ बदतमीजी की। मारिया हंसते हुए, तुमने मेरे साथ बदतमीजी नहीं की, बल्कि अपने पापा के पास किसी और को देख नहीं सकती थी। ये सुनते ही आन्या के भी चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तभी आन्या बोलती है, आपको एक्सेप्ट करने में मुझे बहुत समय लग सकता है। तभी मारिया कहती है, मैं चाहती भी नहीं हूं कि तुम मुझे जबरदस्ती एक्सेप्ट करो। आन्या उनकी तरफ देखने लगती है, तो मारिया अब उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए, मैं बस चाहती हूं कि जितनी भी पल हम साथ रहे, एक साथ हंसी खुशी रहे, और मैं अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हूं, चाहे उसके लिए मुझे माया ही बनकर क्यों न रहना पड़े। आन्या खुद को नहीं रोक पाती और वह मारिया के गले लग जाती है। मारिया भी आन्या की स्पर्श पर उसे कसकर अपने गले में भींच लेती है, क्योंकि आज दोनों ना ही माया और आन्या से, बल्कि एक माँ बेटी एक दूसरे से मिल रहे थे। तभी पीछे से कीर्ति बोलती है, अच्छा मतलब सिर्फ एक बेटी को प्यार और दूसरी बेटी? मारिया पीछे देखती है तो अपने हाथ दूसरी तरफ फैला देती है। कीर्ति भी जाकर उन दोनों के गले लग जाती है। तभी पीछे से आशिमा बोलती है, और मैं। मारिया उसे भी इशारा करती है तो आशिमा भी जाकर उसके गले लग जाती है। तभी पीछे से जानवी मुंह बनाते हुए, और मैं कहाँ रह गई, वह भी जाकर उनके गले लग जाती है। सभी बाहर से यह नजारा देख रहे थे। वही आलोक भी, जो अब तक आ चुका था, ओपन किचन रहने की वजह से वह सभी हाल में बैठे सब देख रहे थे। तभी सुधा बोलती है, अच्छा तुम सभी तो गले मिल गए, और तुम लोगों से ज्यादा मेरी दी पर मेरा हक है। हटो तुम लोग, ये बोल उन सभी को हटाती है और जाकर मारिया से गले लग जाती है। और गले लगते ही जो अब तक न जाने कितने समय से खुद के आंसू को रोका था, अब वह बाहर निकलते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। मारिया उसकी सिर पर हाथ रख उसे सहलाने लगती है। सभी की आंखें नम हो जाती है। तभी मारिया उसके सिर पर हाथ रखते हुए, कौन कहेगा कि तुम बुढ़ी हो गई हो, तुम तो अभी भी बच्चों के जैसे रोती हो।
और वैसे ही रोतलू हो जैसे पहले थी। ये सुन सुधा अपने नम आंखों से देखते हुए, जब आप इतना सीरियस हो तो किसी को तो रोतलू बनना पड़ेगा ना। मारिया उसकी आंखें पोंछती है और उसके आंसू पोंछ बोलती है, ठीक है पर अब बस करो क्योंकि मुझे ज्यादा इमोशनल होना नहीं आता है। ये सुन फिर से सभी एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी बाहर से दादी आवाज देती हैं, विभा आज हम सभी को खाना मिलेगा या फिर आंसुओं और बातों से ही पेट भरेगा। विभा जो उन्हीं के पास बैठी थी, पर दादी जानबूझकर ऐसा बोलते हैं। ये सुन सभी अलग हो जाते हैं। मरिया भी अपनी आई हुई हल्की सी नमी को पोंछ लेती है तो सामने खड़े उसकी नजर आलोक हो जाती है। कुछ देर बाद सभी मिलकर सभी के लिए डिनर बनाते हैं। वही प्रिया और अर्जुन को सुबह ही शिव और पार्वती जी के मंदिर पर भेजा गया था जो काफी दूर था। वह दोनों दर्शन कर वापस आए। पंडित जी के अनुसार भगवान का आशीर्वाद ले वह दोनों अपनी गृहस्थ जीवन को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शुद्धिकरण पूजा तो पहले ही हो चुकी थी। तभी वह दोनों भी वहां पर आ जाते हैं। प्रिया को भी अर्जुन लगभग सारी बातें बता चुका था। प्रिया किचन में जाने की होती है कि दादी बोलती है, बेटा हम कल आपकी पहली रसोई करेंगे, उसके बाद आप किचन में जाएगा, आप यहाँ हमारे पास आकर बैठिए। प्रिया उनके पास जाकर बैठ जाती है। तब तक वहां पर आदित्य और वीर भी पहुंच जाते हैं। वीर के हाथों में एक बहुत बड़ा थैला था। आन्या जब गाड़ी का हॉर्न सुनती है तो वह कीर्ति को इशारा करती है और दोनों दौड़कर बाहर जाते हैं। बाहर देखते हैं तो वीर के पास थैला होता है जिसे आन्या तुरंत उससे लेकर बोलती है, थैंक यू भाई। ये बोल एक थैला कीर्ति को देती है तो दूसरा थैला अपने लेकर दोनों पीछे के रास्ते से, जो कि आन्या के रूम से होते हुए जाता था, उससे निकल जाते हैं। वही आदित्य घूरकर आन्या को देख रहा था। ये देख वीर को हंसी आ जाती है। आन्या ने पूरी तरह से आदित्य को इग्नोर कर दिया था। आन्या और कृति पीछे के रास्ते से प्रिया के कमरे की तरफ जाते हैं। वही शिवी जो पहले से ही मौजूद थी। तीनों मिलकर उस रूम में अपना काम करने लगते हैं। वही नीचे जो आशिमा को सब कुछ पता था वह सुधा को बता देती है, जिसे सुन सुधा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वही अर्जुन उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है तो वीर उसे पकड़ते हुए, अरे साहब कहाँ जा रहे हैं, सीधे डिनर करके ही अपने रूम में जाना। ये सुन अर्जुन को कुछ तो अजीब लगता है। तभी राहुल अपने कमरे से आते हुए, माँ कब से खाना बन रहा है, मुझे भूख लगा है। ये सुन विभा उसे घूरते हुए, तुम अभी अभी अपनी नींद पूरी करके आ रहे हो और बोल रहे हो तुम्हें भूख लगी है। ये सुन रोहन वहां आते हुए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, कोई बात नहीं छोटे, हम दोनों इस घर के छोटे हैं, शायद इसीलिए हमारी कदर नहीं है। तभी राहुल मुंह बनाते हुए, आपकी तो थोड़ी कदर भी है भाई, पर मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। तभी जानवी जो डिनर रख रही थी टेबल पर, वह रोहन को अपने के कहने से धकेलते हुए बोलती है, अब हटो रास्ते से। रास्ते पर खड़े हो गए हो जैसे पूरी जगह लिखवा कर खड़ा हो। ये सुनते ही रोहन एक नजर राहुल को देख बोलता है, देख मेरी इज्जत बाहरी इंसान भी नहीं छोड़ रहा। कुछ देर बाद आदित्य भी फ्रेश होकर बाहर आता है। आज सभी डाइनिंग टेबल फुल हो चुकी थी, यहाँ तक कि बाहर से एक दो चेयर लाना पड़ा। सभी आज एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। आदित्य का चेहरा पूरी तरह से आज लटका हुआ था और जबरदस्ती थाली में नीचे किए खा रहा था। ये देख वीर अर्जुन एक दूसरे को देख हंस रहे थे। असीमा बार बार डोर पर देख रही थी। तभी वहां पर अधीरा भी आ जाता है। अधीरा भी जाकर एक चेयर पर जाकर बैठ जाता है। तभी आन्या उसे भी खाना परोसती है। वही आदित्य का चेहरा लटका देखा आलोक जो अपना खाना खा रहे थे, वह बोलते हैं, जमाई जी आपको इतना चेहरा लटका कर रहने की जरूरत नहीं है, कल हम सभी यहाँ से जा रहे हैं और आपका खाली हो जाएगा। ये सुनते ही आदित्य अपना चेहरा ऊपर करता है और बोलता है, नहीं आप चाहे तो कुछ दिन क्या कुछ महीना और रुक सकते हैं। महीना क्या, आप तो चाहे जिंदगी भर यहाँ रह सकते हैं, भला मुझे क्या प्रॉब्लम। आदित्य की टोन सभी को समझ आ रही थी। वहीं आन्या आदित्य को घूरे जा रही थी क्योंकि उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि आदित्य उसके पापा को डांट कर रहा है। थोड़े ही देर में सभी का डिनर हो जाता है। बड़े सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वही सुधा को आज कुछ ऑकवर्ड सा लग रहा था, पर मारिया उसके हिचक को दूर करने के लिए पहले ही अपने कमरे में जा चुकी थी। वही केडी असीमा सभी अपने घर के लिए निकल गए थे। वहीं आन्या और कीर्ति प्रिया को लेकर अपने साथ जाते हैं। तभी प्रिया उन दोनों को घूरते हुए, क्या यार तुम लोग मुझे कब से मेरे कमरे में जाने नहीं दे रहे हो, ऊपर से मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे मैं इतनी अनजान हूं और नई नवेली कोई दुल्हन हो। तभी आन्या बोलती है, वह तो तुम हो ही, बस थोड़ा पता नहीं चल रहा। ये बोल उसे उसके कमरे में ले जाते हैं। प्रिया जब अपने कमरे का नजारा देखती है तो वह हैरान हो जाती है और वह आन्या और कीर्ति को देखने लगती है। तभी कीर्ति बोलती है, क्या पसंद आया दी। तभी शिवी वहां आते हुए, अब भला पसंद क्यों नहीं आएगी, उनकी नंद ने जो जादू किया है। तभी अन्य उसे चिढ़ते हुए, सिर्फ तुमने नहीं मैंने भी किया है। शिवी भी चिढ़ते हुए, अच्छा बैठकर फूलों को अलग करना बड़ा काम होता है। उन दोनों में झगड़ा बढ़ता उससे पहले कीर्ति बोलती है, अच्छा ठीक है आप ही दोनों ने सारा काम किया है, यदि कोई कुछ नहीं किया है तो सिर्फ मैं। ये सुन सभी एक दूसरे को देखते हैं।
फिर हंसने लगते हैं। प्रिया की आंखें नम हो गई थी। एक लड़की की शादी के बाद उसकी बहुत सारी सपने होती हैं कि उसकी फर्स्ट नाइट बहुत अच्छे से हो, तो उसकी शादी के दिन ही इतना कुछ बुरा हो गया। उसे तो लगा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। तभी आन्या करबट से एक कपड़ा निकालते हुए बोलती है, चल आज हम तुझे तैयार कर देते हैं। या वह उसे खींचते हुए आईने के सामने आते हैं और उसे वह साड़ी देते हुए पहन करा। प्रिया खुशी खुशी उसे साड़ी को पहनने चली जाती है। कुछ देर बाद वह साड़ी पहनकर आती है तो सभी उसे रेडी करने लगते हैं। वही वीर कब से अर्जुन को अपने बातों में उलझाया हुआ था। वही अर्जुन बार बार ऊपर अपने कमरे को देख रहा था। वही आदित्य उठकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है और बोलता है, वीर उसे घर में जाने दो। तभी रोहन बोलता है, अच्छा सुन अर्जुन ब्रो, मैं क्या पूछ रहा था, उस दिन तुम दोनों एक दूसरे के साथ थे, क्या क्या किया? ये सुनते ही अर्जुन वही रखा पीलो उठाकर उसके मुंह पर मारते हुए, रख तेरी शादी होगी ना तब पूछता हूं। तभी ऊपर से आन्या वीर को इशारा करती है तो वीर उठकर जमाई लेते हुए, चल रोहन हम सभी भी सोते हैं, कितनी देर से नींद आ रही है, ये बोल वह सभी चले जाते हैं। वही अर्जुन मुंह फाड़े उन सभी को देख ही रह जाता है। वही अर्जुन सभी के चले जाने के बाद उठकर खड़ा होता है और अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कुछ ही देर में वह अपने कमरे का दरवाजा खोलता है तो सामने का नजारा देख हैरान हो जाता है। वही अर्जुन जब अपने कमरे में जाता है तो सामने का नजारा देख हैरान हो जाता है। सामने पूरा अंधेरा था। तभी एक माचिस जलता है और एक मोमबत्ती को जलाते हुए उसे उस रोशनी में उसे प्रिया का चेहरा दिखता। ये देख अर्जुन के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, वह उसे देखता ही रह जाता है। तभी वह रोशनी धीरे धीरे पूरे रूम में फैलने लगती है। वही प्रिया उस मोमबत्ती से पूरे रूम में जितनी भी मोमबत्तियां रखी थी सबको जलाने लगती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जिसे देख अर्जुन वही दीवार से टिक उसे देखने लगता है। वही प्रिया जब सारे दिए को जला देती है तो वह अपनी नजर उठाकर सामने अर्जुन को देखती है, जो उसे एकटक देखते हुए मुस्कुरा रहा था। वही प्रिया उसकी ऐसी मुस्कुराहट और उसकी आंखें देख वह अपने हाथों को आपस में ही रगड़ने लगती है। शायद वह अपने अंदर की जज्बात को दबाने की कोशिश कर रही थी। भले ही वह ऊपर से खुद अर्जुन को अपने पास आने की इनवाइट कर रही थी, पर अंदर ही अंदर उसको बहुत घबराहट हुई थी। उसको हाथ रगड़ता देख जब अर्जुन देखता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह आगे बढ़ दरवाजा को बंद कर देता है। उसके ऐसा करते ही प्रिया हड़बड़ाते हुए पीछे घूम जाती है। अर्जुन उसे जगमगाती रोशनी में प्रिया को ऊपर से नीचे देखने लगता है, जिसने लाल सुर्ख साड़ी पहना हुआ था, जिस पर स्लीवलेस बैकलेस ब्लाउज था। बालों को उसने खुला ही छोड़ा था। हाथों में लाल भरी हुई चूड़ियां, कानों में झुमके। ये देख अर्जुन की आंखों में बहुत सारे इमोशन आने लगते हैं। शायद शादी के बाद उसने आन्या को इतना ऐसे हाल में देखा। उसे महसूस होता है कि यह उसकी पत्नी है। वह पीछे से जाकर प्रिया के गले लग जाता है। प्रिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके हाथों पर अपने हाथ रख अपना सर उसके सीने से लगा देती है। आखिर इतनी समय तक इस दिन के लिए उन दोनों ने ही इंतजार किया था। अर्जुन जो एक अयाश आदमी था, लेकिन प्रिया के मिलने के बाद वह सिर्फ उसका होकर रह गया। वही प्रिया जिसने अर्जुन को अपनी जिंदगी मान चुकी थी और आज शादी के बाद दोनों एक दूसरे के करीबी से जो शायद आज पूर्ण होने वाले थे, उसकी घबराहट, उसकी लाज, उसकी शर्म ही उसके अंदर डुबाई जा रही थी। अर्जुन और प्रिया दोनों ही काफी खुले विचारों के थे। दोनों ने अपना प्यार, अपना लड़ाई झगड़ा एक दूसरे के साथ खुलकर किया था। पर आने वाले समय में जो पल दोनों साथ बिताने वाले थे, उस चीज की घबराहट प्रिया को और भी ज्यादा घबराहट दे रही थी। वही अर्जुन जो पीछे से उसके गले लगाया था, उसे उसकी दिल की बड़ी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी और शायद उसकी घबराहट भी। अर्जुन उसके बेहद करीब होकर बोलता है, क्या हुआ आज तुम्हारे दिल की धड़कन में इतनी ज्यादा बढ़ी है? प्रिया धीरे से बोलती है, कि तुम्हारे करीबी की वजह से है। ये सुन अर्जुन उसे अपने सामने करता है तो सामने से प्रिया का चेहरा देख तो उसे एकटक देखने लगता है। जब प्रिया नजरें उठा अर्जुन को खुद को देखते पाती है तो अपनी शर्म से नजरें नीचे कर लेती है। तभी अर्जुन उसका चेहरा ऊपर कर बोलता है, ये घबराहट पहले क्यों नहीं थी? ये सुन प्रिया बोलती है, पता नहीं, इन्हें लगता हो कि आज हम दोनों की धड़कनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनते हैं अर्जुन हंसने लगता है। अर्जुन की हंसी सुन प्रिया उसे गुस्से में घूरते हुए, तुम हंस क्यों रहे हो? तभी अर्जुन बेड पर बैठते हुए बोलता है, प्रिया हम दोनों के ऊपर यह रोमांटिक बातें सूट नहीं कर रही है। ये कह वह हंसते हुए बिस्तर पर ही लेट जाता है और बोलता है, हम दोनों कितने अजीब साउंड कर रहे हैं। ये सुन प्रिया को भी तो हंसी आ रही थी, पर वह गुस्सा दिखाते हुए अपनी पीलो उसके चेहरे पर मारती है और बोलती है, तुमने मेरा सारा रोमांटिक मूड खराब कर दिया, अब तुम मुझसे बिल्कुल भी बात मत करना। ये कह वह गुस्सा होकर बालकनी की तरफ जाने लगती है। तभी पीछे से अर्जुन उसके साड़ी का एक हिस्सा पकड़ लेता है। ये देख प्रिया के कदम रुक जाते हैं। तभी अर्जुन बोलता है, इतनी भी जल्दी क्या है? थोड़ा बातें हो गई तो थोड़ा प्यार भी हो जाए। ये बोल और प्रिया को साड़ी सहित पीछे खींच लेता है, जिससे प्रिया बेड से सटकर टीक जाती है। तभी प्रिया नाराजगी से, अर्जुन छोड़ो,
तभी अर्जुन उसका हाथ पर बोलता है, छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। ये बोल उसे खींच लेता है और उसे बिस्तर पर लेटा उसके ऊपर आकर बोलता है, जरा मैं भी अपनी बीवी को दीदार तो कर लूं। ये सुन प्रिया को शर्म आ जाती है और वह अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए, अर्जुन मुझे शर्म आ रही है। तो अर्जुन बोलता है, तो क्या मैं तुम्हें बेशर्म दिखता हूँ? यार पहली बार बीवी के पास आया हूँ, तुम मुझे भी तो थोड़ी हिचक है। ये सुनते ही प्रिया उसकी तरफ देखने लगती है। तो अर्जुन बोलता है, क्यों ना हम दोनों मिलकर इसे दूर कर दे। ये कह प्रिया के बहुत करीब आ जाता है। प्रिया की सांसें तेज हो जाती है। तभी अर्जुन उसके गाल पर अपने होंठ कर देता है और धीरे धीरे अपने होठों को फिराने लगता है। तो फिर प्रिया बोलती है, अर्जुन मेरे दिमाग में बहुत गंदी गंदी विचार आ रहे हैं। अर्जुन उसके हाथों में अपना हाथ पकड़कर बोलता है, तो उन्हें सच भी कर देते हैं। ये सुन प्रिया कुछ बोल पाती उससे पहले ही अर्जुन उसके होंठ पर उसे किस करने लगता है और प्रिया भी धीरे धीरे किस करने लगती है। प्रिया अपने हाथ उसके बालों में फंसा उसके साथ वापस किस करने लगती है। तभी अर्जुन थोड़ा पीछे होकर बोलता है, मुझसे ज्यादा तो सुहागरात मनाने की तुम्हें देर हो रही है। ये सुन प्रिया उसे घुरती है और उसे अपने पास खींचकर फिर से किस करने लगते हैं। किस करते हुए भी अर्जुन तो उसके हाथों में अपने हाथ घुसाया था उसे छुड़ाता है, तो उसे हाथ को उसके कमर पर ले जाता है और उसे सहलाने लगता है। उसके ऐसे करने से प्रिया मचल जाती है। अर्जुन एक लॉन्ग किस के बाद वह उठकर खड़ा हो जाता है। प्रिया जो लंबी लंबी सांस ले रही थी वह उसे देखने लगती है। तभी अर्जुन शर्ट को खोलने लगता है। ये देख अर्जुन के चेहरे पर शर्म आ जाती है और प्रिया अपने ही साड़ी के पल्लू से अपने चेहरे को छुपा लेती है। ये देख अर्जुन और फिर वह प्रिया के पैरों से जो बेड से लटक रहा था उसे किस करने लगता है। अर्जुन के ऐसा करते ही प्रिया उठकर बैठ जाती है और अर्जुन उसे वैसे ही किस करते रहता है। उसके साड़ी को ऊपर करते जाता है। वही प्रिया के सांसें बढ़ जाती है। धीरे धीरे उसके साड़ी को उसके जांघ तक कर देता है। यह महसूस होते ही प्रिया अर्जुन के कंधे पर हाथ रख देती है, जिसे महसूस कर अर्जुन उसके ऊपर आ उसके साड़ी के पल्लू उसकी साड़ी को खींच निकाल बेड से नीचे गिरा देता है। प्रिया इस समय सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज दिखी थी। अर्जुन उसके कमर पर किस करने लगता है और धीरे धीरे प्रिया उसके किस में खोते चली जा रही थी। वही अर्जुन जो इतने समय से खुद को प्रिया से दूरी बनाए रखा था, वह अपने प्यार की इच्छा उसके पूरे बॉडी पर छोड़ना चाहता है। धीरे धीरे वह उसके गर्दन को चूमते हुए तो उसके होठ पर किस करने लगता है। प्रिया कुछ बोलने वाली होती है, तभी अर्जुन उसके होंठों पर हाथ रख उसे चुप कर देता है और उसे धीरे धीरे ही दोनों के कपड़े उनकी बॉडी से अलग हो जाते हैं। वही अर्जुन वही पास पड़े एक चादर को खुद के ऊपर डाल उसे पैरोनेटली किस करने लगता है। वही उसके ऐसा करने से प्रिया के मुंह से एक आवाज निकलने लगती है और फिर उसके पूरे बॉडी पर लव बाइट्स दे रहा था। इतने समय बाद प्रिया की इतनी ज्यादा करीबी को वह अब दूरी नहीं बर्दाश्त कर सकता था। वह प्रिया के ऊपरी हिस्से को अपने होठों से लिक करने लगता है, जिसे महसूस पर प्रिया मचलकर उसके बालों में हाथ घुसाकर उसे और भी ज्यादा अपने पास खींच लेती है। उसकी तड़प को महसूस कर अर्जुन ज्यादा देर ना करते हुए तो उसके अंदर इंटर करता है। उसके ऐसा करते ही प्रिया की एक जोर से चीख निकलती है। उसकी चीख बाहर आ भी पाती कि अर्जुन उसके होठों पर अपने होठ रख उसे बहुत प्यार से किस करने लगता है और कुछ देर तक ऐसे ही रुक जाता है। फिर धीरे धीरे वह अपने बॉडी को मूव करने लगता है, जिससे प्रिया को काफी दर्द होता है। उसके आंखों से आंसू लगता है गिर रहे थे। वह अपने पैरों को बार बार पटक रही थी, फिर भी उसे काफी दर्द महसूस में रहा था। पर धीरे धीरे अर्जुन उसके चेहरे को संभालते हुए उसके होठों पर प्यार से किस करते हुए उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था। और हुआ भी ऐसे ही। कुछ भी देर में प्रिया को कुछ देर में कम दर्द महसूस होती है और धीरे धीरे दोनों भी एक दूसरे की प्यार के समुद्र में खो रहे थे। रूम में सिसकियां और आहें सुनाई दे रही थी। इन दोनों की मिलन इन दोनों के प्यार के इंतजार की एक बहुत बड़ी गवाही थी। तो वहीं दूसरी तरफ वीर के कमरे में भी कुछ ऐसा ही माहौल बना था। वीर और दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। दोनों ही आज के माहौल में रंग गए थे। तभी कीर्ति बोलती है, वीर स्लो करो ना, बहुत दर्द हो रहा है। तभी वीर उसके माथे को चूमते हुए, बस थोड़ा देर और। कुछ भी देर में वीर कीर्ति के ऊपर वैसे ही सो जाता है। दोनों थककर आंखें बंद कर चुकी थी। वही आदित्य के रूम में आदित्य और आन्या दोनों ही बिस्तर पर लेटे थे। दोनों के ही ऊपर एक चादर डाली गई थी। आदित्य आन्या के बालों को सहलाए जा रहा था। वहीं आन्या उसके सीने पर लेटी हुई थी। तभी आन्या आदित्य को देखते हुए आदित्य आन्या को देखता है तो आन्या मासूमियत से बोलती है, मुझे में भूख लगी है। ये सुन आदित्य उसे घूरते हुए, क्या तुमने डिनर नहीं किया? आन्या अपना चेहरा नीचे करते हुए, किया था पर थोड़ा सा अभी बहुत भूख लगी है। ये सुनते ही आदित्य एक बार आन्या का चेहरा देखता है और फिर होठों पर एक लाइट किस कर बोलता है, क्या खाओगी? आन्या, कुछ भी। ये सुन आदित्य उठता है। आदित्य के उठते ही आन्या अपनी नजर नीचे कर देती है और आदित्य के ऊपर इस समय कोई कपड़ा नहीं था और बगल में रखे लोवर को उठाकर पहन लेता है और नीचे चला जाता है। रात के 2 बजे बज रहे थे। सभी कोई अपने अपने कमरे में सो चुका था।
वही आन्या आदित्य को जाते देखा चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। आन्या के ये कहे जाने पर कि उसे भूख लगी है, आदित्य नीचे किचन में जाता है। नीचे जाता है तो देखता है सारी जगह की लाइट्स ऑफ थी। वह किचन में जा वहां की लाइट्स ऑन करता है। उसने इस समय सिर्फ लोअर पहनी थी। वह शर्टलेस ही इस समय खड़ा था, जो उसकी बॉडी को बहुत ज्यादा ही अट्रैक्ट दिख रहा था। वही आदित्य एक नजर पूरे किचन में घुमाता है। शायद ये किचन अब पहले जैसा नहीं रह गया था, क्योंकि अब इस घर में काम करने वाली बहुत लोग थे। वह एक नजर सभी तरफ घूमता है तो वह सोचता है कि वह मैगी बना दे, पर फिर उसके दिमाग में आता है कि उसे कुछ हेल्थी डिश देना चाहिए, इसलिए वह फ्रिज से कई सारे वेजिटेबल निकालता है। उसके दिमाग में सूप का विचार आता है। वह वेजिटेबल्स काटने लगता है। तभी आन्या धीरे धीरे किचन में आती है और जाकर पीछे से आदित्य के गले लग जाती है। यह आदित्य उसका हाथ पकड़ अपने आगे करते हुए नीचे क्यों आए? तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ना, मैं अभी कुछ देर में बनाकर आ रहा था। ये कह उसकी नाक से नाक रब करता है। वहीं आन्या, जिसने इस समय एक मेहरून कलर का फुल लेंथ नाइट गाउन पहना हुआ था, वह अधिराज के और स्लैब के बीच में आते हुए उसके गले में हाथ डालते हुए बोलती है, क्योंकि मुझे पता था मेरे पतिदेव मेरे एक अच्छी खासी भूख पर क्या बना सकते हैं। ये सुनते ही आदित्य की भौंवे चढ़ जाती है। तो आन्या उसे उंगली की इशारे से वेजिटेबल दिखाती है तो आदित्य उसे घूरते हुए, क्यों तुम्हें इस समय 56 भोग चाहिए? अगर ऐसा है तो तुम भूख ही सो जाओ, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बनाना। तभी आन्या मासूमियत से, आदि प्लीज ना, मुझे पता था आप मेरे लिए सूप बनाने वाले हो, इसीलिए मैं आए। तभी आदित्य उसको कमर से पकड़ते हुए बोलता है, अच्छा तो आपको क्या चाहिए? तभी आन्या बोलती है, मुझे ना आपके हाथ का पास्ता खाना है। आदित्य उसे घूरकर बोलता है, पास्ता सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तभी आन्या बोलती है, ये वेजिटेबल तो फायदेमंद होते हैं ना, आप इसे डालकर बना दो ना, प्लीज 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 प्लीज। ये सुनते ही आदित्य गहरी सांस लेकर आन्या को और अपने पास खींचते हुए बड़े ही धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, और इस पास्ता के बदले मुझे क्या मिलेगा? ये बोल वह अपने होंठ आन्या के कान के पास ले जाते हुए उसे काट लेता है। ये होते ही आन्या चिहुक सी जाती है, फिर बोली, अब आप मुझसे शर्त रखोगे? आदित्य बोलता है, मैं एक बिजनेसमैन हूं और बिना किसी प्रॉफिट का मैं कोई काम नहीं करता। ये सुन आन्या शर्माते हुए बोलती है, आप जो कहो, पर मुझे भरपेट पास्ता चाहिए। ये सुन आदित्य उसे कमर से पकड़ वही स्लैब पर बैठा देता है और बोलता है, जो हुकुम साहिबा जी, जैसी आपकी डिमांड है। ये सुन आन्या मुस्कुरा देती है। आन्या के बाद इस समय खुले हुए थे। वह काफी फ्रेश और बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिससे आदित्य बीच बीच में बार बार देख रहा था। तभी आदित्य पास्ता को पानी में डाल देता है उबालने के लिए और वहीं कुछ वेजिटेबल्स कट करने लगता है। तो आन्या उतरकर बोलती है, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, मुझे इतना तो आता है। तभी आदित्य बोलता है, आपको इतना बड़ा काम आता है, ये तो मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। ये सुन आन्या उसे घूरने लगती है तो आदित्य उसे अपने पास खींच लेता है और पीछे से उसे होल्ड करते हुए आन्या के साथ वेजिटेबल को कट करने लगता है। आन्या बीच बीच में गाजर को काटे जा रही थी और खाए जा रही थी, तो वही आदित्य बार बार उसके हाथों से ले उसे वापस नीचे रख उसे कट करने लगता। वही इन सब से अनजान की कोई एक जोड़ी आंखें उन्हें दोनों को देख रही है। ये कोई और नहीं, आलोक थे। आलोक, जो वह पानी लेने के लिए बाहर आए थे, पर किचन में कुछ खटखटाहट सुन वह किचन की तरफ चले जाते हैं। पर बाहर से ही वह उन दोनों को देखते हैं तो उनके कदम रुक जाते हैं। वह वापस जाने लगते हैं, पर कुछ सोच वह उन दोनों को ही देखने लगते हैं। वह दोनों ही इस समय एक दूसरे के पास दुनिया जहां का प्यार लिए खुश थे। आन्या मस्ती करती तो आदित्य उसे डांटता, तो वही आदित्य उसे घूरता तो आन्या वापस उसे घूरने लगती है, जिसे देख आदित्य हताश होकर खुद नॉर्मल हो जाता है। ये सब एक्टिविटी देख आलोक के चेहरे पर जैसे एक सुकून सा आ जाता है। वह देखते हैं दोनों ही एक दूसरे के इतने करीब हो। वह किचन में कुछ बना रहे थे। वह वहां से अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। वही कमरे में बैठी सुधा आलोक का ही इंतजार कर रही थी। आलोक कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ जाते हैं। सुधा आलोक को देखते हुए बोलती है, इतनी देर कैसे हुई? आलोक वहां बैठते हुए एक गिलास पानी पीते हैं और सुधा की तरफ देख बोलते हैं, सुधा, शायद मुझे दिल से आदित्य को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये सुनते ही सुधा ज्यादा रिएक्ट नहीं करती और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तभी आलोक सुधा को हंसते हुए देख बोले, यहां मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूं और तुम हंस रही हो। तभी सुधा बिस्तर पर लेटते हुए, अब आपको ये बात इतनी देर समझ में आएगी, जो बात मुझे पहले ही दिन समझ आ गई थी, तो इस बात पर हंसू नहीं तो क्या करूं? ये सुनते ही आलोक उसे घुरते हुए वह भी उसके बगल में लेट जाते हैं। तभी आलोक सुधा को देखते हुए, तुम ये सब क्यों कर रही हो? ये सुनते ही सुधा आलोक के पास जो उनको सीने पर सर रख उन्हें कसकर पकड़ते हुए बोलती है, बची हुई जिंदगी को एक सुकून से जीने के लिए। आलोक उसके बालों में हाथ फेरते हुए, क्या तुम और हम सुकून से नहीं है? ये सुन सुधा आंख बंद कर आलोक से बोलती है, ये बात आप अपने दिल से पूछिए। ये बोल अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही आलोक के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है।
वह मन में बोलती है, तुम जो करने की कोशिश कर रही हो उसमें तुम कामयाब सिर्फ अपने तक हो पाओगी। हाँ, मैं थोड़ा बिखर गया था उसके आगे, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे अपनी जिंदगी में लाऊंगा। पर हाँ, एक प्रॉमिस करता हूं, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के पास जरूर भेजूंगा। ये बोल अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वहीं आन्या और आदित्य इस समय अपने रूम में थे। आन्या बेड पर बैठ बोल वो पास्ता खा रही थी। वही आदित्य बिस्तर पर लेटे लेटे आन्या को देखे जा रहा था। तभी आदित्य के सामने अचानक वह चेहरा आता है जब वह मास्क वाला आदमी आन्या को ऊपर से नीचे देख रहा था। ये देखते ही आदित्य उठकर बैठ जाता है। आन्या अचानक आदित्य के बैठने से उसकी तरफ देखकर बोलती है, क्या हुआ आप ऐसे अचानक? तभी आदित्य बोलता है, अभी तुम्हें कितना खाना है? आन्या मुंह बनाकर बस थोड़ा देर और ये कह लास्ट खाती है और जाकर पानी पीकर आदित्य के पास जाकर लेट जाती है। वही आदित्य आन्या को अपनी बाहों में कसकर भींच लेता है और मन में बोलता है, तुम्हारी तरफ देखने वालों की आंखें भी कर निकाल दूंगा। यदि तुम्हारे तरफ किसी ने कदमी बढ़ाने की भी कोशिश की तो उसकी दुनिया उजड़ कर रख दूंगा। तुझे मैं अपने पहलू में ऐसे छुपा कर रखूंगा, तेरे ऊपर आने वाले हर दर्द को खुद में संभालूंगा। ये बोल आन्या को खुद में और भींच लेता है जैसे कोई उसे उससे दूर खींच रहा हो। सभी अपनी एक नई जिंदगी में खुश थे। आने वाली नए खतरे से अनजान सभी अपने अपने पार्टनर के साथ अपनी एक प्यारी सी पल को जी रहे थे। पर वही इतनी रात होने के बावजूद किसी की आंखों में नींद नहीं थी। एक अंधेरे कमरे में बार बार लाइट्स ऑन होती तो बंद होती है। और यह पिछले 3 से 4 घंटे से हो रहा था। एक आदमी एकटक सामने दीवार पर देख रहा था, जिस पर एक लड़की की न जाने कितनी सारी फोटोज थी। वह आदमी उठकर उस लड़की के चेहरे पर हाथ फेराते हुए बोलता है, आया हूं सब कुछ बर्बाद करने के लिए, पर तेरे चेहरे की कशिश में कुछ ऐसी थी। आंखें बंद करो तो वह चेहरा बार बार नजर आता है। मन करता है छू लूं तेरे एक बार उस हुस्न को, जिसकी तलब मेरे अंदर लग चुकी है। ये बोल बड़े ही सनकी तरीके से उस फोटो पर अपने हाथ फिरने लगता है, जैसे वह फोटो ना होकर कोई इंसान हो। वह इंसान वापस अपने चेयर पर बैठते हुए बोलता है, आ रहा हूं मैं तुमसे मिलने, एक नई पहचान, एक नया इतिहास लिखने के लिए। ये कह उसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी। अगली सुबह राजवंश हाउस में सभी अपनी ब्रेकफास्ट पर बैठे थे। वहीं आन्या, प्रिया और कीर्ति तीनों ही एक साथ मंदिर में पूजा कर रही थी। ये देख दादी विभा से बोलती है, कितना अच्छा लग रहा है, तीनों बहुएं एक अलग ही नजारा है। तभी उनके बगल में आलस में होकर बैठ राहुल बोलता है, चिंता मत करो दादी, कुछ दिन में आपको 3 से 4 बहुएं दिखेंगी। ये सुनते ही सभी उसे एक साथ घूरते हैं तो राहुल को अपने कही हुई बात याद आती है। भी वह मिमियाते हुए रोहन की तरफ इशारा करते हुए, अरे मेरे मतलब रोहन भाई भी तो 25 के पार हो गए हैं, तो इनकी भी तो शादी करना ही पड़ेगा ना आप सभी को। ये सुनते ही रोहन, जो अपने कॉफी पीते हुए सोफे पर बैठ रहा था, वह राहुल को घूरते हुए बोलता है, शादी करने की इतनी ही जल्दी है तो खुद करो, मेरे पीछे मत पड़ो। तभी विभा बोलती है, पर बेटा हमने सुना आपने किसी के साथ एंगेजमेंट की थी। ये सुन राहुल सोफे पर आराम से बैठते हुए, वह तो टूट गई आंटी। ये सुनते ही विभा और सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी आलोक और पृथ्वी भी वहां पर आकर बैठते हैं। तभी पृथ्वी बोलता है, क्यों, कैसे टूटी तुम्हारी शादी? तभी रोहन ऊपर से आते हुए आदित्य की तरफ देखते हुए बोलता है कि यह तो आप अपने बेटे से ही पूछिए। सभी आदित्य की तरफ देखने लगते हैं तो आदित्य रोहन को घूरते हुए जाकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी शिवी भी पूछती है, भाई से तो उम्मीद नहीं है, आप ही बता दीजिए। ये सुनते ही रोहन बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं, पहली नजर में देखा तो लड़की पसंद आ गई। उसके बाद हम 2 साल बाद मिले, हमने एक दूसरे को पसंद के नाते एंगेजमेंट कर लिया। एंगेजमेंट के बाद से आज 2 साल हो गया, पर अभी तक मैं शादी नहीं की, तो बेचारी कब तक इंतजार करती। इसलिए इस बीच में उसने किसी और को चुन लिया और यह सब हमारे महानुभाव भाई की देन है, जो मुझे हमेशा बाहर ही भेजते रहते थे। तो आखिर कोई लड़की कब तक इंतजार करती? रोहन को इतनी आराम से यह बात करते देख सभी एक पल के लिए हैरान थे। पर यह सुनते ही दादी आदित्य को घूरते हुए, इसका मतलब इसने तुम्हारे शादी को तुड़वाया। आन्या टेबल पर नाश्ता रखते हुए बोलती है, दादी ऐसे रिश्ते का क्या मतलब जिसमें इंतजार ही ना हो? तभी आलोक बोलते हैं, ये बात सही कहा तुमने बेटा। तभी आदित्य अखबार लेते हुए बोलता है, अगर बात इतनी ही सही है तो फिर आप अपनी बेटी की इतनी जल्दी शादी करने की चुल क्यों मची थी? ये सुनते ही आलोक उसे घूरने लगते हैं, तो आदित्य उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। तभी दादी बोलती है, प्रिया बेटा। प्रिया उनके पास जाती है तो दादी बोलती है, प्रिया आज शाम को आपको डिनर बनाना है और इससे आपकी पहली रसोई भी हो जाएगी। प्रिया मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। तभी वीर का फोन बजने लगता है तो वीर अपने फोन पर किसी अननोन कॉल को देख वह थोड़ा सोचते हुए फोन रिसीव कर लेता है। तभी ऊपर से सीडीओ से उतरते हुए अर्जुन नीचे आता है। अर्जुन के चेहरे के भाव देख आदित्य के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। तभी वीर जो कुछ भी फोन पर सुनता है उसके भी चेहरे के भाव बदल जाते हैं। तभी पृथ्वी पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, आप इस तरह से परेशान क्यों है?
कोई बात है। तभी वीर बोलता है अधीरा जेल में है मर्डर केस में। ये सुनते ही सभी सॉफ्ट होकर बोलते हैं क्या? जब राजवंश परिवार में सभी को ये सुनाई देता है कि अधीरा को जेल हुई है तो सभी सॉफ्ट हो जाते हैं। तभी किचन से मारिया भी और विभा बाहर आते हैं। तभी दादी बोलती हैं आखिर ऐसा क्या हुआ है जो उस पर ऐसा इल्जाम लगा है? आदित्य आपको जाना चाहिए। वही अर्जुन जाकर नीचे बैठ जाता है और वह बोलता है दादी वहां पर किसी को जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन पृथ्वी बोलते हैं और वह क्यों? वह तुम लोगों का दोस्त और हमारे परिवार का एक सदस्य है और तुम बोल रहे हो वहां नहीं जाना चाहिए। तभी अर्जुन एक एप्पल खाते हुए बोलता है ऐसी कोई जेल की सलाखें नहीं बनी है जो द ग्रेट अधीरा को जेल में डाल सके, और यदि किसी ने ऐसी हिमाकत कर भी ली तो उसके बाद तो उसके भगवान ही उससे बचा सकते हैं, यदि सच में भगवान हुए तो। ये सुन सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। वही कोई कुछ कह नहीं पाता है। यदि अर्जुन का कॉन्फिडेंस देख सभी को यही लगा जरूर उसकी बातों में सच्चाई होगी। पर आलोक जी बोलते हैं पर हमारी बेटी उससे जुड़ी है और यदि ऐसा कुछ हुआ है तो हमें चलना चाहिए। ये बोल वह जाने को होता है कि आदित्य बोलता है ससुर जी चिंता मत करिए, शायद आपने सुना नहीं कि अभी मेरे भाई ने क्या कहा। ऐसी कोई सलाखें नहीं बनी है जो अधीरा को कैद कर सके, पर हाँ उसे वहां पर ले जाने की कीमत वह हर इंसान चुकाएगा जिसने ये हिम्मत की होगी। ये बोल वह एक आंख मार देता है। आलोक जी को उसके इस हरकत पर चिढ़कर तिल मिला जाते हैं और कहीं ना कहीं आलोक को भी यही लगता है, क्योंकि वह अधीरा के बारे में जानते थे कि वह कैसा इंसान है, इसलिए वह चुप हो जाते हैं। आलोक एक गहरी सांस लेकर राघवेंद्र जी की तरफ देखते हुए पापा अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुन सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। वही आदित्य थोड़ी तेज आवाज में कुछ कहा अपने ससुर जी। ये सुनते ही आलोक दांत पीसते हुए आदित्य मैं इतना भी धीरे नहीं बोला हूं जिसे तुम सुन ना सको, या फिर तुम्हारी खुशी मुझे यहाँ से भगाने में इतनी ज्यादा है कि तुम उस खुशी में कुछ समझ नहीं पा रहे हो। वहीं आन्या एक नजर आदित्य को घूरती है, फिर अगले ही पल बोलती है पापा पर आप कहाँ जा रहे हैं ना, कुछ दिन तो और रुकिए। तभी आलोक जी आन्या को अपने पास बुलाते हैं और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं बेटा मेरा भी यहाँ पर बिजनेस है और मुझे उस बिजनेस को भी देखना है, और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं हूँ, और रही बात अगर मैं यहाँ पर रह गया तो हो सकता है कि तुम्हारा वह पति दिन रात मुझे देख मानसिक तौर पर बीमार हो जाए। ये सोच सोचकर कि मैं कभी यहाँ से जाऊंगा कि नहीं। ये सुनते ही सभी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तभी आलोक उठते हुए बोलता है अब आप हम सभी को इजाजत दीजिए। ये बोल वह सुधा को उठने के लिए बोलता है, पर सुधा को कुछ समझ नहीं आता वह क्या करे। वही मारिया चुपचाप एक जगह खड़ी थी और अपने मोबाइल पर कुछ कर रही थी। ये देख आलोक उसे देख न जाने क्यों चिढ़ जाते हैं। शायद जाने की बात पर मारिया के आंखों में कुछ देखना चाहते थे, पर वह तो उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। आलोक जाकर अपना सामान लेकर बाहर आते हैं। वहीं सुधा भी अपना सामान लेकर बाहर आ चुकी थी। तभी उसकी नजर मारिया पर जाती है और वह उसके पास जाने की होती है कि आलोक उसके हाथ पकड़ लेते हैं। ये सभी घर के सारे सदस्य देख रहे थे। पूछना तो बहुत कुछ सभी चाहते थे, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पूछे तो पूछे क्या। सबकी जिंदगी इतनी उलझी हुई थी कि किसी को समझ नहीं आ रहा था। तो वहीं आन्या हिचकते हुए बोल देती है पापा आप जा रहे हैं तो मारिया माँ। वह इतना ही कह पाती है कि मारिया अपनी नजरें उठा उन दोनों को देखने लगती है। तभी आलोक बोलते हैं किसी के आने जाने से हम अपनी जिंदगी जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। ये सुन सुधा आलोक से बोलती है पर आलोक हमें शायद इस मैटर में बात करनी चाहिए। तभी आलोक पर बात करने के लिए अभी कुछ नहीं है। ये बोल वह सुधा का हाथ पकड़ खींच कर ले जाता है। वहीं उन दोनों के जाते देख मारिया के चेहरे पर एक टेढ़ी सी मुस्कान आ जाती है। वहीं आन्या का चेहरा मायूस देख मारिया उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोलती है क्या तुम अपनी माँ को इतना बुरा समझती हो कि तुम उसे अपने पास नहीं रख सकती और उसे भागना चाहती हो? ये सुनते ही आन्या नामे सिर हिलाते हुए मारिया के गले लगाते हुए बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहे, लेकिन। तभी मारिया बोलती है लेकिन कुछ नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। ये कहकर एक नजर वह आदित्य को देखती है तो आदित्य मारिया को आंखों से कुछ इशारा कर देता है। आन्या भी जो एक पल के लिए उसके लिए नाराजगी थी, पर अब खुश हो जाती है कि मारिया उसके साथ रहेगी। आखिर वह भी चाहती थी उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना। वही बाहर आते ही सुधा अपने हाथ खींचते हुए आलोक आपको हो गया है कानूनी तौर पर दीदी को हमें घर ले जाना चाहिए। आप कैसे इंसान हैं? तभी आलोक थोड़े तेज आवाज में सुधा अभी घर चलो, हम इस विषय में बाद में बात करेंगे, ये कह उसका हाथ पकड़ गाड़ी में ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में अधीरा इस समय एक चेयर पर बैठा हुआ था। वही सामने अपने चेयर पर बैठे अपने कांपते हाथों से पानी पीते हुए राघव बार बार अपनी पसीने को पोंछ रहा था। वही अधीरा उसके टेबल पैर रखे उसके पेपर वेट को पकड़ घुमा रहा था, उसे अपनी घूरती हुई नजरों से देख रहा था। तभी राघव हकलाते हुए देखिए मिस्टर, हमें आपके खिलाफ कंप्लेंट की गई थी, बस इसलिए हमें आपको अपने साथ लाना।
जिन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है वह कुछ ही देर में चली आएंगी, उसके बाद हम इस पर कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। इतना शब्द बोलने में राघव के पूरा चेहरा पसीने से तरबतरल था। ये सुन अधीरा उसे घूरने लगता है और अपने गर्दन पर हाथ फिराने लगता है। तभी वह थोड़ी तेज आवाज में बोलता है, और यदि यह साबित हो गया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है तो फिर तुम्हारे साथ क्या करूंगा मैं। ये सुनते ही राघव तो कपकपा जाता है, क्योंकि आशिमा के कहने पर वह अधीरा के नाम का वारंट लेकर उसके पास पहुंच जाता है। ये राजवंश परिवार के बेटे का मामला था, अगर इतनी बड़ी केस को वह जीत जाता तो शायद उसका प्रमोशन भी होता। इसी चक्कर में वह जाकर उसके नाम का वारंट तो निकाल देता है और उसे हथकड़ी पहनाने के लिए उसके घर पर भी आता है। पर अधीरा का शक्ल देख एक पल के लिए जैसे उसे डर लगता है, पर जब उसे याद आता है कि वह एक पुलिस ऑफिसर है और वह किसी क्रिमिनल को पकड़ने आया है तो वह अपने रौब में आ जाता है। पर अगले ही पल जब उसी के पुलिस ऑफिसर से अधीरा के बारे में बताते हैं तो राघव की डर से हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसने भले ही अधीरा को देखा नहीं था पर हर स्टेशन में हर उसके नाम का दबदबा चलता था। पर अब उसका यहां आ जाने पर उसने डरते हुए ही अधीरा को पुलिस स्टेशन में चलने के लिए कहता है। ये सुन अधीरा मुस्कुरा देता है, पर उसकी मुस्कुराहट को कोई समझ नहीं पाता। पर जो भी उसकी मुस्कुराहट को समझ पाता है वह इतना तो समझ जाता है कि इस मुस्कुराहट के पीछे जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, और वह राघव से बिना कुछ कहे उसके साथ चल देता है। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं, किसी को समझ नहीं आता आखिर यह हुआ क्या। तभी वहां पर एक तेज आवाज गूंजती है, यदि मैं तुम्हारा गुनाह सबूत के तौर पर प्रूफ कर दूं तो तुम क्या करोगे अधीरा। सभी उस इंसान की तरफ देखने लगते हैं जो अधीरा का नाम लेने की हिम्मत के साथ साथ उससे इतने कड़क और तेज लहजे में भी बात करने की हिम्मत रखता है। वही अधीरा यह आवाज जैसे ही सुनता है उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह हंसने लगता है। उसकी हंसी ऐसी थी कि एक पल के लिए पुलिस स्टेशन में सभी के सभी कपकपा से जाते हैं। अधीरा की हंसी सुन सभी उसे देखने लगते हैं। वही पीछे से आशिमा की आवाज सुन सभी उस तरफ देखने लगते हैं, आखिर ऐसी कौन लड़की है जो इस राक्षस का नाम सीधे ले रही है। सामने देखते हैं तो आशिमा, जिसने येलो कलर का लॉन्ग सूट और उस पर एक साइड दुपट्टा रखी हुई थी, बालों को उसने क्लेचर लगाया हुआ था, उसकी आंखों के भाव कुछ अलग थे। शायद तो उसे यह पता था कि वह जो आज करने वाली है उससे उसकी जिंदगी बदल सकती है। वही उसके साथ एक ब्लैक रंग के कोट में एक आदमी खड़ा था। वही राघव जैसे ही आशिमा को देखता है वैसे ही उसकी जान में जान आती है। तभी वहां पर कमिश्नर भी अपने कदम रखते हैं, क्योंकि उन्हें जैसे ही पता चलता है कि उनका पुलिस स्टेशन किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाला है, वह सारा काम धाम छोड़ पहले वहां पर आते हैं। कमिश्नर आते हैं और अधीरा के सामने हाथ मिलाने की उम्मीद से बोलता है, हेलो मिस्टर एडम, सॉरी शायद कोई गलतफहमी की वजह से ऐसा किया होगा। वह इतना ही कह पाता है कि अधीरा बड़े टेढ़ी नजरों से घूर कर बोलता है, पर मैं खुद चाहता हूं कि मेरा गुनाह बताया जाए। जरा मैं भी तो जानूं, मुझे ऐसी कौन सी केस में फंसाया गया है जो मेरे नाम का वारंट निकालने की हिम्मत की गई है। ये सुनते ही आशिमा अपने वकील के साथ आती है। वकील जो अधीरा को जानता तो नहीं था, पर उसकी पर्सनैलिटी देख ना जाने क्यों उसे कुछ खतरा समझ आता है। पर फिर भी वह हिम्मत कर वह सामने आता है और बोलता है, शक के बिहाफ में हम आप पर मर्डर केस का धारा लगाया जा रहा है, राजवंश फैमिली के बड़े बेटे तिलक राजवंश का। ये सुन अधीरा अपने एक आईब्रो उठाकर बोलता है, और इसका सबूत क्या है कि यह चीज मैंने किया है। आशिमा, जिसने अपने हाथों की मुट्ठी बंधी हुई थी, वह बोलती है, वो सबूत मैं हूं। अधीरा उसे ऊपर से नीचे देखने लगता है। उसके ऐसे देखने से आसिमा एक पल के लिए और असहज हो जाती है। और वही पुलिस स्टेशन में सभी थोड़े परेशान से हो जाते हैं कि यह लड़की मरना चाहती है क्या। और अधीरा की ऐसी नजर देख सभी एक पल के लिए सुन्न पड़ जाते हैं कि ना जाने वह उस लड़की के साथ क्या करे। तभी अधीरा उसे देखते हुए, मिस आपकी तारीफ, क्या मैं जान सकता हूं कि आप हैं कौन। ये कहते हुए अधीरा उसे एक क्रीपी स्माइल पास करता है। ये सुनते ही आशिमा सामने जाकर मजबूती से बोलता है, मैं एक टीएमसी की रिपोर्टर एंड एडिटर एंड चीफ आशिमा कपूर हूं, और जिस समय इस बॉडी के पास पर गई थी वहां मैंने आपको देखा था। अधीरा अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए एक नजर आशिमा को देखता है, जैसे वह ये दिखाना चाहता हो कि उसकी बातें सुनने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वही सब देख रहे थे कि दोनों एक दूसरे से टक्कर दे रहे थे। आशिमा, जिसे कोई डर नहीं था, तो वही अधीरा को देख सभी शांत थे कि अधीरा जो काफी ज्यादा वायलेंस इंसान था वह बात बहुत कम करता था। वह इतना देर से आशिमा से बहस कर रहा था। वैसे में सेंड मैसेज देखकर तो आपको यही लगता है कि आपकी शादी हो चुकी है। ये सुनते ही आशिमा गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए, मेरी शादी हुई है या नहीं हुई है या किससे हुई है इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अधीरा हंसते हुए, वैसे आपके पति का नाम क्या है। ये सुनते ही आशिमा एक पल के लिए चुप हो जाती है। वही उसे चुप देख आगे बोलता है, अब नाम ना सही तो अपने पति का सरनेम तो बता ही सकती है। ये सुनते ही आशिमा, मिस्टर धनंजय।
अधीरा कमिश्नर की तरफ देखते हुए, क्या कहते हो कमिश्नर, जो इंसान गवाही के समय अपना परिचय ही झूठा दे तो उसकी गवाही कितनी झूठी हो सकती है। ये सुनते ही सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी आशिमा गुस्से में बोलती है, जरूरी नहीं कि शादी के बाद पति का ही सरनेम लगे, अपना भी सरनेम होता है। तभी अधीरा उसे देख बोलता है, अगर ऐसी बात है तो कमिश्नर, अगर कोई खास इंसान ऐसे सिचुएशन में गवाही दे तो कितना मान्य होता है। कमिश्नर बोलता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है सर, क्योंकि इसमें चांसेस ज्यादा अपनों का ये रहता है कि कोई रंजिश से उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है और इसलिए इस केस में बाहरी इंसान का गवाह ज्यादा मायने रखता है। ये सुनते ही अधीरा एक झटके में आशिमा का हाथ पकड़ता है और उसे अपने पास खींच लेता है। उसके ऐसा करने से ही आशिमा उसकी गोद में जा गिरती है। सभी के सभी हैरान और शॉक्ड हो जाते हैं। वही आशिमा शर्म से और गुस्से से गड़ी जा रही थी। वह अधीरा से अपना हाथ छुड़ाने लगती है तो वह कमर से पकड़ उसे और अपने सीने से लगाते हुए आशिमा को देख बोलता है, कमिश्नर, यदि मैं इस केस को एक ऐसा सबूत दूं जिससे मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है तो मेरे ऊपर इल्जाम लगाने वालों के साथ क्या होना चाहिए। ये सुनते ही आशिमा की जान हलक में आ जाती है। तभी कमिश्नर कहता है, अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो उल्टा केस उस इंसान पर चल सकता है जिसने आप पर ऐसा इल्जाम लगाने की कोशिश की है, या फिर आप उसे अपने तरह से सजा चुन सकते हैं। ये सुनते ही अधीरा के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ जाती है। अधीरा आशिमा को अपनी गोद में ऐसे ही जकड़े रहता है, हर किसी की नजर नीचे होती है। वही राघव के हाथों की मुठ्ठियां कसी होती है, जिसे देख अधीरा के चेहरे पर एक विनिंग स्माइल आ जाती है। आशिमा छटपटाते हुए बोलती है, मुझे छोड़ो, यह क्या हरकत है, पहले अपने सबूत दो, उसके बाद तुम कोई सजा देने की बात सोचना। ये बोल वह अपने आप को छुड़ाने लगती है। तभी किसी की तेज आवाज गूंजती है, तो फिर देर किस बात की है, सबूत मेरे हाथों में है। सभी डोर पर देखते हैं तो एक लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी का आदमी व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने, बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए, 6 फीट की हाइट, कसी हुई बदन जो शर्ट के ऊपर से समझ आ रही थी। चेहरे पर एक स्माइल लिए वह अंदर कदम रखता है। उसे देख अधीरा की आंखें छोटी हो जाती है। तभी उस आदमी को देख आशिमा के साथ आया हुआ वकील भी उसे इंसान को देख 2 कदम पीछे हो जाता है, क्योंकि यह एक जाना माना क्रिमिनल लॉयर श्रेयांश मुखर्जी, जिसका नाम ही काफी है जानने के लिए। जिसका भी केस लेता है 100% वह केस जितना ही जीतता है। वही श्रेयांश अंदर आता है और कमिश्नर के सामने एक पेन ड्राइव रख देता है और बोलता है, ये रहे सबूत और इसे आप देख सकते हैं, इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ये कह वह टेढ़ी नजरों से अधीरा और आशिमा को देखता है। वही आशिमा गुस्से में अधीरा को खुद से छुड़ाने की कोशिश करती है, पर अधीरा उसे छोड़ता ही नहीं है। तभी कमिश्नर उस पेन ड्राइव को लगाकर एक बार खुद देखता है, फिर सभी की तरफ दिखते हुए बोलता है, जिस टाइम पर वहां पर मर्डर हुआ था उस टाइम पर कमिश्नर सभी को वह वीडियो दिखाता है। जिस समय पुलिस उस लाश के पास पहुंची थी उसी टाइम का वीडियो उस हाईवे का भी था जहां पर अधीरा की गाड़ी अचानक रुकती है। उसमें से ड्राइवर निकालकर गाड़ी को चेक करता है। वही अधीरा फोन पर बात कर रहा था। फिर कुछ ही देर में अधीरा वहां पर बैठता है और वहां से निकल जाता है। इससे साफ क्लियर हो जाता है कि अधीरा का इस मर्डर केस से कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद कमिश्नर थोड़ा गुस्से में आशिमा की तरफ देखते हुए, मिस रिपोर्टर, आपकी इस गलती के लिए अब मिस्टर एडी चाहे तो आप पर बहुत बड़ा इल्जाम या केस हायर कर सकते हैं और हम आपको किसी निर्दोष पर बिना किसी सबूत के इल्जाम लगाने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। ये सुनते ही जैसे ही एक कांस्टेबल का हाथ पकड़ने के लिए आता है वैसे ही उस आदमी की एक चीख निकलती है। वह देखता है तो अधीर के हाथों मैनिक गन थी जिसमें से धुआं निकल रहा था और उस पुलिस वाले के हाथ से खून निकल रहा था। यह नजारा देख डर से सभी कांप जाते हैं। अधीरा सभी को घूर कर देखते हुए बोलता है, शायद तुम सब भूल चुके हो मेरी नजर और जिस चीज पर मेरा हाथ हो वह चीज मेरी होती है। और फिर आशिमा के बालों को पीछे करते हुए, और यह मोहतरमा तो मेरी गोद में बैठी है तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे भी उसे छूने की। यह सुनते ही सभी कांप जाते हैं। तभी अधीरा वहां से उठकर आशिमा का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, इसकी सजा मैं तय करूंगा। ये बोलता है और वहां से आशिमा को खींचते हुए चला जाता है। वही राघव जैसे ही आगे जाने को होता है कि कमिश्नर उसे रोकते हुए, मिस्टर राघव, अगर आप अपनी मेहनत से कमाई हुई नौकरी को बचाना चाहते हैं तो इसके आगे एक कदम भी मत बढ़ाएं। ये सुन राघव के कदम रुक जाते हैं। वही श्रेयांश सभी को एक नजर देखते हुए वहां से चला जाता है।